नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 अप्रैल सन 2026। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 7 बजे तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज 1 अप्रैल है यानी फूल डे। दुनिया भर में यह दिन हंसी मजाक और एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पश्चिमी विक्षोभ का असर, हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ ठंडा, किसानों की बड़ी चिंता। हरियाणा की इस मंडी में सरसों के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई बिक्री, बताएंगे पूरी अपडेट। आज से 218 रुपये महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, रेल टिकट रिफंड और टोल के बदले नियम, इन हैंड सैलरी भी घटेगी। अप्रैल में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव। हरियाणा में आज से रद्दी हो जाएंगे ये सर्टिफिकेट, लाखों युवाओं को दोबारा करना होगा आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। भिवानी के तोसाम में उन्नत सिंचाई उत्सव का आगाज, सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। तोसाम में 2 की जगह अब 3 दिन चलेगा सिंचाई मेला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के कार्यकाल में किया 1 वर्ष का विस्तार। उकलाना क्षेत्र में ईंटों के दाम बढ़े, 7,500 रुपये से बढ़कर 7800 रुपये प्रति हजार हुई कीमत, रेट लागू करने पर भट्टा मालिकों की सहमति। HBSC अपडेट, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल से शुरू, इस दिन जारी होगा रिजल्ट। NCR में आवारा पशुओं की समस्या से मिलेगा छुटकारा, यहां पर बनने जा रहा है हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य। हरियाणा में चिराग योजना में यूटर्न, आय सीमा फिर से 1,80,000 पर लौटी, पहले 8 लाख रुपए तक बढ़ाई गई थी। हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा, इस महीने आयोजित होगी HTET परीक्षा। हरियाणा में 11वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी, अब ऑनलाइन चुन सकेंगे अपनी पसंद के विषय, मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा के चावल निर्यातकों के लिए खुशखबरी, करोड़ों रुपए की मिलेगी सरकारी राहत। और हरियाणा में बच्चों के दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों के टीचर भी जाएंगे घर घर। 23 मार्च से शुरू हुआ अभियान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मंगलवार दोपहर को अचानक मौसम खराब होने के बाद पश्चिमी जिलों यानी रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आगामी 1 सप्ताह तक मौसम में बदलाव व तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं रेवाड़ी में मंडी में रखी हुई सरसों की फसल भीगी है। फतेहाबाद और सिरसा में ओलावृष्टि से किसानों के हजारों एकड़ गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। तो वहीं भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में भी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि पश्चिमी मौसम प्रणाली कमजोर पड़ गई है, लेकिन इसका आंशिक प्रभाव बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने 1 व 2 अप्रैल को ज्यादातर स्थानों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है। तो वहीं 3 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जो कि 3 से 5 अप्रैल तक प्रदेश के कई भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं 7 अप्रैल को एक और विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल यानी कल से प्रारंभ होने जा रहा है। मार्किंग पूर्ण रूप से सटीक और निष्पक्ष हो, इसके लिए बोर्ड ने एक विस्तृत और निगरानी वाले मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की है। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि माध्यमिक यानी अकादमिक और ओपन स्कूल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। हरियाणा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 10वीं कक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होगी व 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। वहीं सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। यह 28 अप्रैल तक चलेगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के रिजल्ट मई के दूसरे हफ्ते तक घोषित किए जाएंगे। इसके बाद 10वीं के नतीजे जारी होंगे। चेयरमैन ने बताया कि 2026-27 के परीक्षा चक्र से ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने की तैयारियां पहले ही शुरू हो गई है। ऐसा करने से मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और रिजल्ट जल्दी घोषित होने की संभावना है। हरियाणा की मंडियों में सरसों की आवक रफ्तार पकड़ चुकी है। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में 28 मार्च से सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा सरसों का सरकारी रेट 6,200 रुपए प्रति क्विंटल अब की बार निर्धारित किया गया है। हालांकि प्राइवेट एजेंसी द्वारा जमकर सरसों की खरीदारी की जा रही है और किसानों को MSP से अधिक भाव भी मिल रहा है। सोनीपत जिले के गोहाना अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ सोमवार को नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। यहाँ सरसों बिक्री के दौरान 7,015 रुपए प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड तोड़ भाव मिला है।
फिलहाल प्रदेश के लगभग सभी मंडियों में सरसों एमएसपी से अधिक ही भाव पर बिक रही है। 7,000 रुपये प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड तोड़ भाव मिलने से गोहाना मंडी में सुर्खियों में छाए किसान विकास मलिक ने ऊंचा भाव मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उनकी सरसों फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और इसी वजह से उन्हें टॉप का भाव मिला है। गोहाना मंडी के मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि सरसों किसानों को सरकारी भाव से अधिक भाव मिल रहा है। किसानों की सरसों प्रति क्विंटल 300 से 500 रुपए तक अधिक भाव पर बिक रही है। इससे किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचेगा। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपनी सरसों की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर मंडी में लाएं ताकि उन्हें उचित भाव मिल सके। वहीं अटल कैंटीन में किसानों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। राज्य सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार बात करें तो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले BCA यानी पिछड़ा वर्ग A, BCB और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई है। आज यानी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब पुराने प्रमाण पत्र केवल रद्दी का टुकड़ा रह जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की आगामी सभी भर्तियों में अब केवल नए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने जनवरी 2026 में बढ़ी हुई आय सीमा यानी 8 लाख रुपए के बाद भी अगर नया सर्टिफिकेट बनवाया था तो उसकी वैधता भी अब समाप्त हो गई है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। पोर्टल पर भारी लोड से बचने के लिए आज यानी 1 अप्रैल से ही सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी पुरानी भर्ती यानी कि जो कि 31 मार्च से पहले विज्ञापित हुई थी के लिए चल रही है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए विज्ञापन के समय वाला सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार आगामी महीनों में ग्रुप C और ग्रुप D के नए पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज समय रहते हुए तैयार कर लें ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की तकनीकी या कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर हरियाणा में कई चीजें प्रभावित हुई हैं। इसमें से एक है चावल उद्योग। इससे चावल निर्यात काफी प्रभावित हुआ है। इसी बीच सरकार ने चावल निर्यातकों को करीब 60 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है। हरियाणा देश के प्रमुख चावल निर्यातक राज्यों में शामिल है और भारत के कुल चावल निर्यात में खाड़ी देशों के लिए तकरीबन 40% हिस्सेदारी निर्यातकों की है। लेकिन पश्चिमी एशिया में बढ़ रहे तनाव ने निर्यात की रफ्तार को धीमा कर दिया है। इससे वहां भेजे जाने वाले माल में देरी होने लगी है और कई खेप बंदरगाहों पर फंस गई हैं और भुगतान भी अटक गया है। इस योजना के तहत सरकार ने चावल निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के शुल्कों से राहत प्रदान की है। इसमें कांडला पोर्ट पर डिटेंशन शुल्क माफ कर दिया गया है, जहां बड़ी मात्रा में चावल का स्टॉक रुका हुआ है। जो माल विदेशी पोर्ट पर फंसा हुआ है उस पर लगने वाली शिपिंग चार्ज से भी राहत प्रदान की गई है। सरकार की यह सहायता उद्योग को संभालने में काफी मददगार साबित होगी। जैसे स्थिति सामान्य होगी तो व्यापार फिर से गति पकड़ लेगा। हरियाणा में शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि बोर्ड चेयरमैन पवन शर्मा ने एस्टेट परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि एस्टेट 2025 परीक्षा अप्रैल और मई महीने में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए दोबारा से पोर्टल खोल दिया गया है। इससे जिन अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका नहीं मिला था या फिर किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए उनको दोबारा मौका मिलेगा ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सके। इस खबर से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा की संभावित तारीख अप्रैल और मई के बीच रखी गई है। वहीं अंतिम तिथियां बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएंगी। चेयरमैन ने हाल ही में संपन्न हुई बोर्ड परीक्षा को लेकर भी चर्चा की और कहा कि सबसे पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आने वाले 15 मई तक 10वीं कक्षा का परिणाम भी घोषित होगा। इससे छात्रों को अपने अंकों का जल्द पता चलेगा और वे आगे की योजना बना पाएंगे। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने चिराग योजना को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए आय सीमा फिर से घटा दी है। पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे को बढ़ाते हुए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई थी। लेकिन अब विभाग ने इस फैसले को वापस लेते हुए दोबारा से 1,80,000 रुपए कर दिया है। इस फैसले के साथ ही योजना का दायरा काफी सीमित हो गया है। अब केवल वही छात्र प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र होंगे जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए या फिर उससे कम है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चिराग योजना के तहत 47,250 सीटें निर्धारित की हैं। इन सीटों पर दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP अनिवार्य किया गया है, जिसमें दर्ज सत्यापित आय को ही आधार माना जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों के अनुसार दाखिला प्रक्रिया शुरू करें और पात्र बच्चों को ही लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
हरियाणा में सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने मिलकर नूंह जिले के तावड़ू क्षेत्र के हसनपुर गांव में हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए प्रस्ताव को हरियाणा विकास और पंचायत विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को कम करना है, क्योंकि गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवारा पशु घूमते हैं। इससे आवागमन प्रभावित होता है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह अभ्यारण्य तकरीबन 100 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा और यहाँ लगभग 10,000 से अधिक गोवंश को रखा जाएगा। इस गो अभ्यारण्य में आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ बीमार पशुओं के लिए इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा। खासतौर पर यहाँ भारत की देसी गायों को बचाने और उनके जीन बैंक को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस अभ्यारण्य के लिए हसनपुर गांव की पंचायत ने 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पहले ही पास कर दिया है। भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उन्नत सिंचाई उत्सव मेले का शुभारंभ किया और 2 दिनों तक चलने वाले मेले को 3 दिनों तक चलने की घोषणा की। इस दौरान चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने सुरेंद्र सिंह व पूर्व सीएम बंसीलाल को भी याद किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने भिवानी के तोशाम में 107 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि तोशाम के लोगों व मिट्टी में सुरेंद्र सिंह का नाम हमेशा रहेगा। पूर्व सीएम बंसीलाल हरियाणा निर्माता थे। उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी, हम तोशाम के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने हल्का विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी की ओर से मंच पर रखी गई लगभग सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीदने का काम कर रही है। तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के जिन जिन गाँव में खेल स्टेडियम की आवश्यकता बताई गई है, वह आधुनिक खेल स्टेडियमों का निर्माण भी करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तोशाम के उपमंडल अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का जनरल अस्पताल बनाया जाएगा। कैरू राजकीय कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। किसानों और व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई अनाज मंडी, जूई में शेड की मरम्मत, मार्केट कमेटी कार्यालय के लिए नए कमरों का निर्माण तथा अन्य आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। साथ ही मार्केट कमेटी की सड़कों के सुधार का कार्य भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने के लिए गुरुजी भी घर घर जाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य तय किया गया है। बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक नामांकन की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल भवन तक लाने में पंचायतें और स्कूल प्रबंधन समितियां भी सहयोग करेंगे। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सेशन 2026-27 के तहत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। साल 2030 तक बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक 100% नामांकन बढ़ाने का टारगेट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 3 से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने पर विशेष बल दिया गया है। पूरे राज्य में 23 मार्च को प्रवेश उत्सव अभियान शुरू हो चुका है, जो कि 20 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में विशेष रूप से उन परिवारों पर ध्यान दिया जाएगा जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उदासीन है या फिर यूं कहें कि आर्थिक व सामाजिक कारणों की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से समझाकर बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रोहतक मदार यानी अजमेर समर स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 30 जून तक विस्तार कर दिया है। हरियाणा व राजस्थान के बीच रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। आगामी गर्मियों की सीजन में खाटू श्याम के धार्मिक स्थल सहित राजस्थान के अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। यह ट्रेन रोजाना रोहतक से दोपहर 1:20 पर रवाना होकर रात 10:35 पर मदार पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन मदार से सुबह 4:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:50 पर रोहतक आगमन करेगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नीमका थाना, रिंगस व किशनगढ़ आदि प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। इस समर स्पेशल ट्रेन का सीधा फायदा रोहतक, झज्जर सहित बीच रास्ते पर आने वाले इलाकों में खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। वहीं नारनौल, रेवाड़ी मार्ग पर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी इस ट्रेन के संचालन का लाभ पहुंचेगा। आर्मी कैंटीन खड़गा अंबाला द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं।
आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। कैंटीन मैनेजर के पदों के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें यूआरसी से निपटने का अनुभव हो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कैंटीन पर्यवेक्षक के लिए एएसएम एनसीओ पद के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही यूआरसी का अनुभव भी होना चाहिए। बिलिंग क्लर्क के लिए आवेदक 10वीं पास हो व यूज कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और हाईटेक फैसला लिया है। अब विद्यार्थियों को अपनी स्ट्रीम और विषय चुनने के लिए स्कूलों के चक्कर लगाने या फिर लंबी कतारों में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे सीधे MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से विषय चयन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं कि MIS पोर्टल पर विषय चयन के लिए नए विकल्प तुरंत उपलब्ध करवाए जाएं। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नए सत्र से 10वीं पास करने वाले विद्यार्थी अब सीधे पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी पसंद के विषय और स्ट्रीम चुन सकेंगे। पहले छात्रों को विषय चुनने के लिए स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार भीड़ व देरी की वजह के कारण परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। इस नई व्यवस्था के तहत छात्र मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स जैसे स्ट्रीम का चयन ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके साथ ही फिजिकल एजुकेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनने का भी विकल्प मिलेगा। हरियाणा के मंडियों में रबी खरीद सत्र 2026-27 के तहत आज यानी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष गेहूं की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी फसल बेचने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य होना चाहिए। मंडी में प्रवेश के लिए ई खरीद मोबाइल ऐप के माध्यम से गेट पास प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। बिना गेट पास के किसी भी किसान को मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो फेंसिंग और CCTV निगरानी की व्यवस्था की गई है। फर्जी खरीद और बिचौलियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों पर समय से किया जाएगा। नूंह उपायुक्त ने बताया कि नूंह, पुनाना, फिरोजपुर, झिरका और बिनगवा क्षेत्रों में हरियाणा वेयर हाउसिंग एजेंसी खरीद करेगी, जबकि तावड़ू क्षेत्र में हैफेड एजेंसी यह कार्य संभालेगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को मंडियों में साफ सफाई, पीने के पानी, शौचालय और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि खरीद सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। आज यानी 1 अप्रैल है। नई वित्त वर्ष की शुरुआत कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इसके दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अब रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर पाएंगे। आज से फास्टैग, टोल टैक्स के साथ इनकम टैक्स से जुड़े हुए नियम भी बदल रहे हैं। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा कर दिया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। वहीं शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे का था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी अब बदल पाएंगे। आज से ही फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। सालाना पास के लिए 3000 रुपए की जगह अब 3075 रुपए चुकाने होंगे। यह पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा प्रदान करता है। आज से ही सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। वहीं 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी। आज 1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से लेकर 3% तक बढ़ गए हैं। यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा तो अब बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो वहीं अन्य लोग 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 रुपए निकाल सकेंगे, तो वहीं प्लेटिनम कार्ड के जरिए यह लिमिट 50,000 रुपए होगी। यह फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए लिया गया है। सरकार ने बजट में F&O मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था
ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन लगते थे। अब कंपनी के कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया अब चुकाना होगा। कंपनी 2 दिन में पेमेंट नहीं करती है तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत करके ब्याज समेत पैसे की मांग कर सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।